पहले कि हम आगे बढ़ें और चलें आज का मुद्दा की तरफ, पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर बढ़ेंगे डिबेट की तरफ। तो देखिए ये रिपोर्ट। वैसे ही मैं बदनाम तो हूँ, बदनाम होने में कोई बुरी बात नहीं है। उनके द्वारा बदनाम किए जाने के बावजूद मैं अपने आप को इसके लिए बड़ी मुझे शक्ति मिलती है। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का ये बयान बशीर बद्र के मशहूर शेर सा लगता है। अब सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह ने ये बात क्यों और किस अंदाज में कही। इस सवाल का जवाब तो दिग्विजय सिंह ही दे सकते हैं। फिलहाल सियासी फलक पर उनके बयान की गूंज खूब सुनाई दे रही है। कांग्रेस इसे बीजेपी पर निशाना बता रही है तो बीजेपी उनके बयान को अपने ही आईने से देख रही है। दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध एक झूठा अफवाह तंत्र द्वारा जो निंदा अभियान चलाया जाता है, उसको लेकर दिग्विजय सिंह जी ने एक टिप्पणी की है कि इस तरह के अभियानों के बावजूद ईश्वर उन्हें शक्ति देता है और वो ज़्यादा उनकी लोकप्रियता में या उनकी संगठन शक्ति में इसमें कोई कमी नहीं आती। मध्य प्रदेश के पूर्व बंटाधार मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं बदनाम हूँ। हमारे यहाँ एक लोकोक्ति है, बद अच्छा बदनाम बुरा। दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। मध्य प्रदेश में, देश में राहुल गांधी, सोनिया जी का बंटाधार कर रहे हैं और उनका भी बंटाधार हो रहा है। खंडहर बता रहे हैं, इमारत बुलंद थी। दिग्विजय सिंह को बेबाक बयानों और अंदाज के लिए जाना जाता है। वो जो कहते हैं उसके कई मायने होते हैं। उनके बयान कभी कांग्रेस को परेशान करते हैं तो कभी बीजेपी को सियासी हमले का मौका देते हैं। दिग्विजय सिंह राजनीति के वो किरदार हैं जिनको सियासत में अस्वीकार तो किया जा सकता है, खारिज नहीं। शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह खुद को बदनाम मानकर भी खुश होते हैं। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मैं दिग्विजय बदनाम। एक चर्चित फिल्म थी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब की, मैं शायर बदनाम मैं चला। दिग्विजय सिंह अभी माफ़ कीजिएगा चलने वाली स्टेज में नहीं है, राजनीति की हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये उनका लास्ट लेग राजनीति का ज़रूर है, यानी अंतिम चरण है राजनीति का, होता ही है। नियरिंग 80 हैं वो, 80 साल के करीब 3-4 वर्षों के बाद वो 80 वर्ष के हो जाएंगे और जाहिर तौर पर अपनी राजनीति का सर्वश्रेष्ठ समय वो अपनी पार्टी को और अपने करियर को दे चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के वो पहले मुख्यमंत्री रहे जिनके नाम 10 वर्षों तक निरंतर इस पद पर बने रहने का रिकॉर्ड था, जो बाद में बीजेपी की सरकार आने के बाद टूटा और शिवराज जी ने तो ऑल टाइम एक रिकॉर्ड बनाया। बराबर दिग्विजय सिंह ये बात जहां कह रहे थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रोग्रेसिव मुस्लिम सोसाइटी का एक कार्यक्रम था, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वहाँ उन्होंने ये बात कही है। तो क्या इसका मतलब दिग्विजय सिंह से भी है और अक़लियतों यानी मुसलमानों से भी है कि भैया आप भी ये मान कर चलिए, क्योंकि ऐसा आरोप कांग्रेस और दिग्विजय सिंह खासतौर पर लगाते रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी में अक़लियतों को, मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश होती है भारतीय जनता पार्टी की सियासत में, और इससे वो और ताकतवर होंगे। क्या ऐसा भी वो कहना चाह रहे हैं, यानी एक तीर से दो निशाने? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी बहुत समझदारी से अपनी बात कहते हैं। बहरहाल ये तमाम बातें तो डिबेट का हिस्सा होंगी, लेकिन बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल, क्या खुद को बदनाम बताकर दिग्विजय सिंह नाम कमा रहे हैं? पहला सवाल ये है। क्या बदनामी के नाम पर दिग्विजय बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं? जैसा हमने कहा कि एक तीर से दो निशाने। क्या दिग्विजय की बयानबाजी कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलती है? क्योंकि कांग्रेस नेताओं की तरफ से समर्थन में कोई बहुत मजबूत टिप्पणी इसे लेकर नहीं आई है और ये मान लिया गया है शायद कि व्यक्तिगत उनकी दृष्टि है। इस पर क्या टीका टिप्पणी
की जाए। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज आपका बहुत स्वागत है। और संतोष गौतम जी हैं हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं सीधे, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और मुख्य प्रवक्ता हैं और सेंसिबल लीडर के तौर पर एक रिकग्निशन डॉक्टर वाजपेयी की तरह, और दोनों इस मामले में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रखते हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज, पहले मुझे समझाइए ज़रा क्या देखते हैं आप, क्योंकि एक मुस्लिम समाज का कार्यक्रम था, अवार्ड फंक्शन था, और उस अवार्ड फंक्शन में दिग्विजय सिंह जी ने बदनाम और बदनामी से, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, कुछ इस टाइप का जो राजकुमार शैली का शेर है, कुछ उसी तरह की बात की कि आप बदनाम करते हैं, तो क्या उधर भी इशारा था, अपनी तरफ भी इशारा था? बिटवीन द लाइंस क्या देखें दिग्विजय सिंह जी के बयान में? देखिए, बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हो ही गया, और दिग्विजय सिंह वही है जो अपना नाम कर ही लेते हैं शरद जी। गाहे बगाए चर्चा में वो आ ही जाते हैं, कई ऐसे दौर हैं। लेकिन जिस बात को लेकर वो शायद कह रहे थे, निश्चित रूप से उन पर एक आरोप लगता रहा है कि वो एक वर्ग विशेष के हिमायती रहे, और इसको लेकर कई बार कांग्रेस भी बड़ी मुश्किल में पड़ी है। बयान जैसे ये, इस बयान को लेकर भी देखें तो कोई ऐसा खुलकर कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके मायने बड़े गहरे हैं, क्योंकि लोकसभा के बाद से चीज़ें बदली है कांग्रेस की, और बहुत दूर की सोचते हैं दिग्विजय सिंह। वो समझ रहे हैं कि अब हम उस वर्ग को अलग नहीं कर सकते जिस वर्ग को बीच में भारतीय जनता पार्टी तो खैर हमेशा से एक जैसी बात कहती रही, लेकिन कांग्रेस के भीतर से ये लगता रहा कि क्या 30% की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव भी है, बाद में हरियाणा के चुनाव भी है। मैं उससे इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि दिग्विजय सिंह एक बहुत बड़े नेता है, और एक मैसेज यहाँ से वो देना चाह रहे थे, और जिन लोगों के बीच में थे वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, क्योंकि वहाँ पर सम्मान किया जाना था उनका। तो निश्चित रूप से उन्होंने एक तीर और दो निशाने, जैसा आप कह रहे थे, बल्कि एक तीर 3-4 निशाने उन्होंने चला दिए। अब आप सोचते रहिए, आप बात करते रहिए, आप और हम बात कर रहे हैं। यही दिग्विजय सिंह की खासियत है कि आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप उनको दूर नहीं कर सकते। अब अपने अपने लोग मायने निकालते रहेंगे, पर वो अपना काम कर गए। ये दिग्विजय सिंह जी ने कई मौक़ों पर दिखाने की भी कोशिश की है कि मैं अपनी पार्टी में भी वो एकला चलो विचार दृष्टि में, आपको याद होगा जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी को भी याद होगा कि मुरली मनोहर जोशी जब देन एचआरडी मिनिस्टर थे अटल जी की सरकार में, तो नक्षत्र विज्ञान को महाविद्यालयों में पढ़ाने की बात थी, एंड दिग्विजय सिंह वॉज द लोन चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस रूल्ड स्टेट, जिन्होंने कहा था कि मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं समर्थन करता हूं, और दिल्ली तक पार्टी का आला कमान तक स्तब्ध रह गया था कि दिग्विजय सिंह ये क्या कर रहे हैं। कहीं वो मुख्यमंत्री रहते, पूरी बीजेपी की कार्य समिति को अपने यहाँ बुला लेते थे। बहरहाल दिग्विजय सिंह ही है, कोई उनके इस मुकाबले में तो नहीं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये वाकया देखिए हम लोगों के लिए तो बहुत नया नहीं है शरद जी, और चूंकि मैं पर्टिकुलरली तो उनको बहुत फॉलो करते आया हूँ क्लोजली, तो दिग्विजय सिंह जी ने, जैसा आपने बताया, चूंकि ही इज़ इन द लास्ट लेग ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, तो स्वाभाविक है कि उनने सब कुछ अर्जित कर लिया है। तो जिस बदनामी का या नाम का जिक्र वो कर रहे हैं, मैं कु या सुविख्यात दोनों में से छोड़ के यदि केवल ख्यात बोलूं, जिसके लिए वो ज्ञात और ख्यात हैं, तो यस, डिविजिव पॉलिटिक्स के लिए वो ख्यात हैं। वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए पाए जाते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको हम कहते हैं, वो उसी को ही एड्रेस करते हैं। चाहे आजमगढ़ जाने की बात हो, चाहे बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान आतंकियों के पक्ष लेने की बात हो, चाहे अफजल गुरु की बात हो, उसके पक्ष में उन्होंने बोला, चाहे जाकिर नायक की बात हो, चाहे आप सोचिए एक सीमा पर जाके उन्होंने और चिदम्बरम साहब ने, ऐसा कहा जाता है कि सैफरन टेरर की कहानी को एक लॉन्च किया काउंटर इस्लामिक टेररिज्म के सामने, जो देश और दुनिया में शब्द चलता है, केवल उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो डेफिनेटली वो इस रूप में जाने जाते हैं। तो और यही कारण है, देखिए, एक बड़ी मज़ेदार ऑब्जर्वेशन और है कि हम लोग सब चर्चा करते थे कुछ समय तक, मनोज जी भी सहमत होंगे, कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब ठीक मुझे इससे उल्टा होता दिख रहा है कि दिल्ली दिग्विजय सिंह जी को छोड़ता जा रहा है, और खबरें ऐसी आ रही कि कमलनाथ जी में भी पिक्ड अप अगेन इन द फैमिली। शायद उनको राष्ट्रीय दायित्व मिलने की भी सूचनाएं हैं, और अच्छा है, मिलता है तो उनको, ही इज़ अ वेल डिजर्विंग पर्सन। तो ये एक बड़ा रेसिप्रोकल चेंज मैं देखता हूँ कि दोनों की सिचुएशन में आ रहा है।
तो सिंह साहब थोड़े से अकेले पड़ रहे हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वही है, तो स्वाभाविक है कि वो उसी में ही पाए जा रहे हैं। तो अब अंतिम समय में वो उसको नहीं छोड़ना चाहते। चलिए, तो ये जो कार्यक्रम था, ये भोपाल में आयोजित कार्यक्रम था एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन 2024। इस कार्यक्रम में थे, टीम ने मुझे अपडेट किया, बहुत शुक्रिया टीम आपका। गौतम जी, बड़ी ब्याज स्तुति में डॉक्टर वाजपेयी ने तारीफ की है दिग्विजय सिंह जी की कि वो विभाजनकारी राजनीति के लिए प्रसिद्ध हैं, ख्यात हैं, वो तुष्टिकरण के लिए ख्यात हैं तो ना वो सुविख्यात हैं न कुख्यात है, माफ कीजिएगा, लेकिन बड़े क्लेवरली डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो इन चीज़ों के माहिर हैं। और वो ये भी कह रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन है, क्लेम है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में अब बने रहना चाहते हैं कि दिल्ली से उन्हें मध्य प्रदेश की तरफ पुश किया जा रहा है। तो अब ऐसे बयानों की झड़ी, ये हम कह रहे हैं, बयानों की झड़ी शायद आने वाले समय में मिलेगी। आप कैसे देखते हैं जी? देखिए शरद जी, हितेश वाजपेयी जी का इंटरप्रिटेशन दिग्विजय सिंह जी की राजनीति और उनके जीवन के संबंध में क्या है, इस विषय पर तो मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि एक बहुत पुराना शेर है जिसको मैं दिग्विजय सिंह के लिए थोड़ा सा उसको चेंज करना चाहता हूं कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दशकों जमाना हमारा। तो ये जो दिग्विजय सिंह की बात है, उनको मिटाने की या उनके विषय में उल्टी बातें करने की, उनकी राजनीति खत्म करने की बातें कोई आज से नहीं हो रही है। दिग्विजय सिंह राजनीति में कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है, और मैं समझता हूं आने वाले दशकों में भी प्रासंगिक रहेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मोरारजी देसाई 80 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और दिग्विजय सिंह जी को अगर हम बात कर रहे हैं आप सर, उनकी राजनीति को हम खारिज मान लें दिग्विजय सिंह जी को, जिनकी उम्र 77 साल है, तो हम 74 साल के मोदी जी के ऊपर भी टिप्पणी हमें करना चाहिए कि उनके पास भी फिर कितना समय बचा है, अगर आकलन यही इसी तरह से करना है तो। मैं समझता हूं उम्र कोई मायने नहीं रखती जब तक कि आदमी एक्टिव है, और दिग्विजय सिंह पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव है। जितना वाजपेयी जी, सुन लीजिए मेरी बात, जितना शरद द्विवेदी है सर, वाजपेयी जी ने नहीं कहा सर जी। अच्छा सॉरी, दिग्विजय सिंह जी एक युवा से ज्यादा एक्टिव है, और लगातार दिग्विजय सिंह जिस प्रकार से युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं, उनके बुलावे पर आंदोलनों में पहुंच जाते हैं, आज भी लाठी डंडे और वाटर कैनन की मार खाते हैं। मैं समझता हूं दिग्विजय सिंह वो चिर युवा है जिसको कांग्रेस को हमेशा जरूरत रहेगी, और कभी भी दिग्विजय सिंह को खारिज नहीं किया जा सकता। सर, आपने तो प्रधानमंत्री पद के लिए, मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन है कि आपने बता दिया कि ही इज परफेक्टली फिट फॉर द टॉप जो पद हैं उनके लिए भी पूरी तरह ठीक है। आपका जी डॉक्टर तिवारी जल्दी से मैं इसी में ऐड करूंगा, पॉजिटिव नोट है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा संतोष जी कि वे आज के आपके युवाओं को भी मात देते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ, वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो एक ब्रांड के हैं। मैं फिर व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपकी इस बात से मैं ज़रूर सहमत हूँ कि आपके जितनी युवा पीढ़ी है तथा कथित, अभी चाहे वो अध्यक्ष जी हों, उन सब पर वो भारी पड़ते हैं, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि व्यापक तौर पे अगर देखें तो समस्त युवा पीढ़ी की बात करें, मैं इसको राजनीति में नहीं अटकाऊंगा, मतलब उनका जीवन इस मामले में तो एक मिसाल ये है कि आप 75-76 साल की उम्र में भी कैसे फिट रहते हैं, और ये तब होता है जब आप इंडिफरेंट एक रहते हैं कि आपके बारे में बोला क्या जा रहा है। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। मनोज, डॉक्टर वाजपेयी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं दिग्विजय सिंह। क्या ये चीज़ ही पार्टी में भी उनको कई बार मुश्किल में डालती है, अलग थलग करती है? लेकिन दिग्विजय सिंह जी अपनी जिद और अपनी फिलॉसफी पर अडिग रहने वाले राजनेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, इसीलिए वो सबसे लड़ भिड़ लेते हैं। लेकिन जो उनकी सोच है, खासतौर से अक़लियतों को लेकर या मुसलमानों को लेकर, उन्होंने कभी परहेज नहीं किया। इन परिस्थितियों में भी आप देखिए कि वो एक मुस्लिम सोसाइटी के प्रोग्राम में हैं और वहाँ अवार्ड भी लेते हैं, और एक 2-3 मायनों वाली बात भी कह जाते हैं शायद जी। देखिए, और इसीलिए दूर नहीं करती कांग्रेस, बल्कि दूर रहकर भी नज़दीक रखना चाहती है। कई ऐसे मौके हमने देखे हैं जब चर्चा होती रही कि दिग्विजय सिंह अब राजनीति से संन्यास लेंगे, इस तरफ चले जाएंगे, लेकिन वो ना तो शारीरिक रूप से वैसे हैं और ना ही राजनीतिक सोच के कारण वैसे। उनका अपना एक काम करने का तरीका रहा। लेकिन शरद जी, इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक और बात कही थी, मैं कहीं सुन रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि जो नौकरी पाने वाले लोग हैं, जो सर्विस में लोग हैं, उनकी संख्या यदि आप देखेंगे तो SC ST से कम है।
तो ये भी कहना क्या जरूरी था यहाँ? तो वो भी एक अपने आप में उसके बड़े गहरे मायने निकलते, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा था। तो इस बात को लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके कि एक वो वर्ग और एक ये वर्ग, क्या इनके बीच में कुछ और कांग्रेस देख रही है? दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के भीतर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर बताना जरूरी है कि हम इनको दूर भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि वो उनको जो कहना था, उनको जो बताना था, वो उसमें तो कामयाब रहे। अब कांग्रेस भले उनको लेकर बड़े खुलकर बात ना कहे, पर दूर तो नहीं कर पाएगी दिग्विजय सिंह को कभी। गौतम जी, क्या ये अब कांग्रेस की भी कुछ रणनीति का हिस्सा है? खासतौर से लोकसभा चुनाव के नतीजों ने क्या ये आत्मविश्वास आपको दिया है, जो पहले कई बार, माफ कीजिएगा, हिंदुत्व की परिक्रमा करती हुई दिखती थी कांग्रेस की राजनीति? अब आपने तय कर लिया है कि जाति, जनगणना और अक़लियतों के पक्ष में खुलकर खड़े होना, अपने नेताओं की ऐसी टिप्पणियों को इंडोर्स करना, अब इस रणनीति के साथ आप बीजेपी का मुकाबला करेंगे, जिस पर आपका आरोप है कि धर्म आधारित राजनीति का जवाब जाति की राजनीति हो सकती है? देखिए शरद जी, आपने जो प्रश्न उठाया, ये प्रश्न का जवाब ये है कि कांग्रेस ने कभी भी धर्म आधारित जो राजनीति है उसकी तरफ झुकाव नहीं किया और नहीं कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की। कुछ नेता हो सकते हैं जाति आधारित किया। जी, मैं जो कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ नेता हो सकते हैं कि जिनके बारे में अगर ये धारणा बनाई जाए कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का पालन कर रहे थे, हालांकि वो ये भी सबका अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश के संविधान की अवहेलना नहीं की। इस देश के संविधान ने ये बताया है कि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और अंबेडकर जी उस संविधान को कांस्टेबल बनाकर गए हैं कि आप देखिएगा कि जब भी इस प्रकार की बातें आए और जब भी बराबरी के अधिकारों पर हमला हो तो वो कांस्टेबल उनकी रक्षा करेगा जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं, चाहे वो सिख हो। अकेले में मुसलमानों की बात नहीं करता, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, चाहे मुसलमान हो, अगर उनके हितों पर कोई आंच आएगी तो संविधान रूपी कांस्टेबल उनकी रक्षा के लिए खड़ा है और उस कांस्टेबल को जगाने का काम कांग्रेस हमेशा से करती आई है। जी, लेकिन सवाल ये भी है गौतम जी, क्या अभी ऐसी स्थितियां, खैर उस पर हम पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी कुछ कह लें फिर। जी, जो संतोष जी ने पॉइंट, देखिए क्या है, इतिहास आपकी इन बातचीत को तथ्यात्मक रूप से रिवर्स कहता है। जैसे कि भाई आपने कहा धर्म के आधारित में नहीं मानते, लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस ने तत्कालीन दौर में बड़ी आसानी से धर्म के आधार पर दो देश जो बने थे उसको स्वीकार भी कर लिया, जिसको हम आज तक नहीं कर पाए शरद जी। तो ये हमारी भिन्नता है जो हमने लोगों के पास सामने रखी है। दूसरी बात, शाहबानों का प्रकरण हमारे सामने है। तीसरी बात, यदि आकर देखेंगे तो दिग्विजय सिंह जी की खुद की राजनीतिक चरित्र जो बार बार हम कह रहे हैं वो बार बार अल्पसंख्यकों के आसपास होता है। इसीलिए मनोज जी ने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आपका रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, और कर्नाटक में ये विषय बना। आपको ध्यान होगा शरद जी, हम उस दौर में हमने चर्चा भी करी किस प्रकार से 5% रिजर्वेशन जो था, जो ओबीसी SC ST में से शिफ्ट होकर अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के कौम के नाम पर गया। तो ये उस ओर इंगित करता है कि ये अभी भी उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ शरद जी, 47 का दौर भी चला गया, जावेद अख्तर साहब और गुलजार के ऊपर छाप थी 47 की सर, वो दौर लेकिन चला गया। आज का युवा सर समानता से खड़ा होकर आगे बढ़ना चाहता है। वो हिंदू मुसलमान के विवाद के ना वो कष्ट झेलना चाहता है, ना लॉलीपॉप झेलना चाहता है, वो काबिलियत को अवसर देना चाहता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा शरद जी, बहुत सारे सभी वर्ग, सवर्ण हो चाहे मुस्लिम हो, ये अब काबिलियत के आधार पे अपने अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बहुत डिविजिव पॉलिटिक्स हो गई है। ये मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, जिन पढ़े लिखों की, मैं पुराने लोगों की नहीं कर रहा हूँ शरद जी। तो भारत करवट ले रहा है, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन मुझे दुख है कि दिग्विजय सिंह जी इस बात को बदलते दौर के नहीं समझ पा रहे हैं, पर मुझे लगता है जेवी और उनकी अगली पीढ़ी जरूर समझेगी। ये पॉइंट तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है गौतम साहब, आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि कब तक विभाजनकारी राजनीति की हम बात करेंगे, कब तक ये बात करेंगे जहां संविधान सबसे बड़ा कस्टोडियन है, संरक्षक है, वहां आप क्यों ये बात बार बार उठाते हैं, कोई भी पार्टी हो, कि इनको प्रिविलेज है या इनको प्रिविलेज से वंचित किया जा रहा। बहरहाल आप अपनी बात कहिए, आप कहना चाह रहे थे। डॉक्टर वाजपेयी ने 2-3 महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। शाहबानो केस है, 47 की छाया से मुक्त होने की बात है। जी ठीक है शरद जी, जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने जो सवाल उठाया कि कांग्रेस विभाजन की राजनीति करती है और देश के विभाजन की जवाबदार है, डॉक्टर वाजपेयी को शायद इतिहास पता होगा, लेकिन वो जानबूझकर यह कहना नहीं चाहते कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के सबसे पहले जो प्रवर्तक थे
वो वीर सावरकर और जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, और उन्होंने ये इतिहास में दर्ज है। सुन लीजिए हितेश वाजपेयी जी, मैं आपकी बात देखिए, मैं तो आपको सब बता दूंगा कि 1930 में कांग्रेस में क्या हुआ, जिन्ना साहब कांग्रेस के थे कि नहीं। आप लीजिएगा डॉक्टर, आप अपनी बात स्पष्ट कीजिएगा जब आपकी बारी आएगी। मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे लगता है इसकी जरूरत वैसे नहीं है। सुन लीजिए, जिन्ना मैं ये साहब कहना चाहता हूँ, संस्थापक थे, वो तो और नेहरू कांग्रेस के आदमी ही थे, थे। नेहरू पहला आदमी डिवीजन थे इस बात जिन्होंने को कहा लेकर था कि कांग्रेस में ही हुआ था। चलिए हम सुन लेते हैं इनको पहले जी। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने ये कहा था कि देश का विभाजन किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। नहीं, ये गांधी जी ने कहा था मेरी लाश पर होगा, जिसको गांधी नेहरू जी जी ने नहीं, नहीं अकेले माना। गांधी जी ने, ये नेहरू ने भी कहा था, आप इतिहास पढ़िए। और उसके गांधी बाद जी में ने अगर कहा था, मजबूरी नेहरू बस- जी ने नहीं सुन माना लीजिए। साहब, उन्होंने अरे होने भाई, दिया। सुन चलिए हम लीजिए। 24 की राजनीति पर आए लेकिन सर। लेकिन उस समय जो जी। देश के हालात थे, उस मजबूरी में अगर दो राष्ट्र सर, बनाने आप पड़े तो मजबूरी इसकी मानते थे, जवाबदार हम आज अकेली भी नहीं कांग्रेस मानते। नहीं है, वो सावरकर और उनकी विचारधारा भी है। सर, जो हम मांग आज करती भी आई नहीं थी कि मानते। हमें दो राष्ट्र चाहिए, एक महात्मा हिंदू और गांधी एक जी ने मुस्लिम। नहीं तो माना आप उस था। बात को आप छोड़ स्वीकार दीजिए करिए इस वाजपेयी बात जी। को, महात्मा वाजपेयी गांधी जी जी छोड़ दुखी दीजिए। हुए। और आपकी जो विचारधारा है छोड़कर वो चले गए कितनी थे। सुन तो लीजिए वाजपेयी जी। सर, आपको आपकी ध्यान जो- होगा, अरे ऐसा मत भाई, करिए। इनकी बात वाजपेयी सुन लीजिए जी, डॉक्टर साहब, क्या मैं फिर तरीका आपकी है? तरफ ही आ रहा हूं। आप तो जी। इतने गंभीर आदमी है, कम से कम मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो विभाजन की विचारधारा है ना, ये किसकी विचारधारा है ये पूरा देश जानता है। सरदार पटेल बता चुके हैं। अगले पॉइंट पर आ जाइए, अगले RSS पॉइंट पर पर, जी। प्रतिबंध लगाकर ये सरदार पटेल बता चुके हैं कि इस देश के विभाजन की, गांधी जी की हत्या की उन्हीं कौन सरदार जवाबदार थी? पटेल जी ने संविधान अपने की रिमार्क्स प्रतिमा को जलाने वापस के लिए। लिया था। चलिए सर, हम संविधान की प्रतियां इतिहास किसको पर जलाई? अदालतों कभी ने बात कर माफी लेंगे। मंगवाई है आपके नेताओं से। इतिहास पर मनोज वही मैं सरदार पटेल कंक्लूड जिनकी करता हूं सबसे क्योंकि हम बड़ी इतिहास की प्रतिमा तरफ चले गए नरेंद्र मोदी जी ने हैं और लगवाई है। इतिहास का इंटरप्रिटेशन करने के लिए बहुत समय चाहिए और बहुत सारी व्याख्याएं हैं उसके पीछे। मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जी हाँ, मैं 24 की राजनीति की तरफ, जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने क्लेम किया है और मैं भी उससे इत्तेफाक, और गौतम जी और आप भी रखते ही होंगे और जो देख रहे हैं वो भी रखते होंगे, कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी कास्ट हो भारत में रहने वाली, उसका मुख्य ये उद्देश्य है कि वो अपने जीवन को अपने पड़ोसी के साथ, अगर एक व्यापक सोचे होनी चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं। कोई नहीं चाहता कि कम्युनल राइट्स हो, कोई नहीं चाहता कि कोई किसी जाति के आधार पर किसी महत्वपूर्ण पद से या उससे वंचित हो। समाज का जो कमज़ोर तबका है उसका संरक्षक संविधान है, आरक्षण है, उनको तमाम सहूलियतें हैं। ये देश इसी तरह तो आगे बढ़ेगा। इसके बीच में अब ये व्यवधान, क्योंकि अब डर ये लगता है कि कांग्रेस का आरोप है धर्म की राजनीति और इधर से बीजेपी का कहना है आप जाति की राजनीति, और ये दोनों अगर गलत परिप्रेक्ष्य में जनता तक गए तो बहुत तबाही हो सकती है। इससे सावधान राजनीतिक दलों को और जनता को, दोनों को रहना होगा। जी देखिए, आज का युवा ये सब तमाम तरह की चीजें शरद जी निश्चित रूप से समझ रहा है, वो किसी भी वर्ग का हो, और जहां दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे वो भी समझ रहा था। इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहा है कि आखिर वहां बोला जहां वो युवा, जो पढ़ा लिखा युवा मौजूद था वहां पर, और अलग अलग वर्ग के लोग, अलग उसी वर्ग के लोग, पढ़े लिखे युवा पहुंचे थे। तो अब वो समझाने की कोशिश, और 2024 के लोकसभा चुनाव ने बहुत कुछ समझाया, सबको समझाया, बीजेपी को भी समझाया, कांग्रेस को भी समझाया कि वो युवा है, ये वो मतदाता है जो तमाम तरह की चीज़ों को समझता है, उसको रोजगार चाहिए, उसको काम चाहिए। आप ऐसा कहते रहिए, जो भी उसको अपने काम दे देगा, मुझे लगता है वो उसके साथ जाना पसंद करेगा। आप किसी भी युवा के बीच में बोलिए, चाहे कांग्रेस के लोग बोले या भारतीय जनता पार्टी के, तो अब समय तो बदलाव का है और अब वो चीज़ें नहीं रही। आप इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं, लेकिन इतिहास को अब यहाँ दोहराएंगे ऐसा नज़र नहीं आता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए, दुनिया का रंग बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अमेरिका और अमेरिका के सबसे वाइब्रेंट शहर न्यूयॉर्क में लोग खुले में शौच कर रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले नहीं करते थे, लेकिन ये संख्या बढ़ी है। डिस्पैरिटी और एनोमलीज बढ़ी हैं, विसंगतियां बढ़ी हैं, अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं। भारत के लिए बहुत आशाजनक दृश्य है। और मैं ये नहीं कहता कि इसमें किसी एक का योगदान है, दोनों ही दलों ने अपनी ताकत लगाई है, क्योंकि देश की अर्थनीति और विदेश नीति कभी नहीं बदलती है। बीजेपी ने उसी काम को और आगे बढ़ाने की कोशिश की है और बढ़िया बात है कि आज हम जहां खड़े हैं, हम मंदी से दूर हैं, हमारी अर्थव्यवस्था स्काई रॉकेटिंग दिख रही है। लेकिन इसके बीच में अगर हमारी एकजुटता कमज़ोर होगी, एक सर्वानुमति बननी चाहिए, चाहे वो जातिगत जनगणना हो या तमाम मुद्दे हो, क्योंकि वार प्रतिवार बहुत हो चुके हैं। अब ये ठहरने का समय है, क्योंकि जनता ने भी ये मैसेज तो दिया है लोकसभा में कि आप मिलजुल कर चलिए। हम ये भी चाहते हैं कई बार कि आप सब मिलजुल कर चलें। तो आप मिले जुले जनादेश को इस तरह ना देखें कि ये गठबंधन की सरकार है, ये मिलने जुलने का भी जनादेश है कि आप एक दूसरे के साथ बैठिए, एक दूसरे का और सम्मान करिए और इस महान लोकतंत्र को और आगे ले जाइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, बहुत शुक्रिया गौतम जी, और बहुत शुक्रिया
मनोज जी। और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा की तरफ। और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा है कांग्रेस में बदलाव, चलेगा बैच का दाव। जरूर देखिए। नमस्कार।